1498 मई महीने में वास्को डी गामा ने भारत की सरजमी पर अपने कदम रखे थे। उनके लिए भारत पहुंचना चांद पर पहुंचने जैसा ही कठिन काम था और जीत की वही खुशी थी। भारत की मसालों की खुशबू को सूंघते 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 आखिरकार यूरोप वालों ने चूहे के माफिक रास्ता बना ही लिया। हमारे यहाँ चूहे भी रास्ता बना ही लेते हैं। हम जब सोच लेते हैं, जिंदगी जब ठान लेती है तो कुछ ना कुछ कर ही लेती है, ऐसा कुछ है। उनको भारत में 1500, 1600, 1700 तीन तीन सदियां तो उनको सिर्फ सदी नहीं, शताब्दियां उनको सिर्फ भारत को समझने में निकल गई। आपस में लड़ते थे वो, हमें भी लड़वाते थे, दोस्ती भी करते थे और साथ में सीखना भी उनका चल रहा था। भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो उनकी समझ के बाहर रहा होगा, पक्की बात है। और अर्थशास्त्र तो उन्हें आज भी समझ में नहीं आता। भारत एक पूंजीवादी देश है और कई 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 शताब्दियों से है, मतलब वो शताब्दियां मतलब ईसा पूर्व की कई शताब्दियों से है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री हमारे सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। बैंकिंग इंडस्ट्री वो उनको समझ में नहीं आ सकता, उनको आज भी नहीं आती है, तो वो तब तो क्या ही समझ आई होगी। और बाकी सब भी उन्हें चीज़ें जो थी उन्हें समझनी थी और वो सीख रहे थे और वो अपनी तरह से जीवन को नए अंदाज में देख रहे थे। वो जीवन की नई परिभाषाएं गढ़ रहे थे, वो जीवन को जीने के नए अंदाज ढूंढ रहे थे, जिसमें रोज एक नई परेशानी आती थी और एक नई खुशी। हर परेशानी एक नई खुशी लेकर आती है, तो वो सब उनके साथ चल रहा था। 1500, 1600, 1700, 300 साल वो छापा खाने का आविष्कार हुआ था और यहाँ की पुस्तकें वहाँ जा रही थी, छप रही थी। संस्कृत पढ़ना लिखना समझना उन्होंने सीखा और इस तरह से वो एक दूसरे के साथ यहाँ की विचारधारा को शेयर करते थे। हम किसी भी चीज़ को, अपनी इंडिविजुअलिटी को इग्नोर करके नहीं समझ सकते हैं। उनका आरएनए कुछ अलग ही तरह का है और डीएनए तो हम सबका वही है, सेम सेम सेम। यानी कि यदि उधर का बंदा इधर आके किसी को ब्लड दे दे तो दे सकता है ना वो। तो मतलब कुछ छोटे मोटे जो उनके मेडिकल पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान रखकर दे सकता है, तो हमारा डीएनए तो सेम ही है। अब कोई बंदर का ब्लड तो किसी में चढ़ाया नहीं जा सकता, तो हमारा मतलब डीएनए तो सेम है, लेकिन आरएनए का एक फ़र्क है। तो वो फ़र्क तो रहने ही वाला है, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। हम जिस माहौल में बनते हैं, बड़े होते हैं, समझते हैं और एक नया माहौल बनाते हैं, वो तो जीवन को मतलब जिस तरह से हम ढाल देते हैं और जीवन हमें ढाल देता है, उसकी तो अपनी एक अलग व्यवस्था है ही। तो वो हमसे डिफरेंट तो थे ही, पर फिर भी वो हम मतलब किस प्रकार से एक सा सोचने लग जाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। 1800 में समवेयर ये हुए हैं, मैक्स मूलर हुए हैं, उसके बाद लॉर्ड इमर्सन हुए। मैक्स मूलर जर्मनी के विद्वान थे। लॉर्ड इमर्सन, एमिली डिकिंसन, हेनरी डेविड थॉरो, ये सब अमेरिका में थे, पर ये लोग सब मेनली यूरोपियंस ही हैं। तो ये सब वहाँ थे। एमर्सन का एक बहुत अच्छी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो सुपर सोल है और उसको गांधी जी ने भी पढ़ा था। वो गीता के ऊपर लिखी हुई बुक है और हायर लेवल पर यूनिवर्सिटी सिलेबस में होती है, इंग्लिश लिटरेचर में। और ये थॉरो के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। प्रकृति से उन्हें बहुत प्यार था, अकेले रहना पसंद करते थे, उसी प्रकार का वो लिखते थे। और एक ये एमिली डिकिंसन, इनकी जो खास बात है वो ये है कि ये सारी जिंदगी इन्होंने शादी नहीं की, होल ऑफ हर लाइफ। तो सिंगल्स की स्थिति समाज में कैसी होती है, कोई भी समाज हो कैसी होती है, वैसी ही स्थिति इनकी भी होगी। तो मतलब काफ़ी लोनली रही होंगी वो, और लेकिन वो इन सब के टच में थी।
बुद्धिजीवियों के, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने समझने की कोशिश कर रहे थे और जीवन की नई परिभाषाएं गढ़ने की एक गंभीर मतलब चुनौती को स्वीकार कर रहे थे। कितना स्वीकार किया, कितना उसको समझा और कितना बदल पाए, वो तो एक कहानी अलग हो जाएगी, पर उन्होंने अपनी कोशिश में कहीं कमी नहीं रखी। तो एमिली डिकिंसन का जब स्वर्गवास हुआ तो उनके जब कमरे की सफाई हो रही थी तो छोटे छोटे ऐसे पेपर्स होते हैं, छोटा मोटा कहीं पे भी कुछ मिला, ये तो बिल है, तो उस पर वो कुछ कुछ 4 लाइन लिख दिया करती थी। अब आज तो क्या पेपर्स ही पेपर्स हैं लोगों के पास, आलतू फालतू कागज कितना अटाड़ा पटाड़ा है, लेकिन किसी जमाने में किताबें होना, पेपर होना, कलम होना बड़ी बात होती थी। 1800 में जरूर बड़ी बात होती होगी। तो उनको जो छोटा सा कोई कहीं पे भी कागज का टुकड़ा मिलता था वो वहाँ लिख दिया करती थी। तो जो कमरे की सफाई कर रहे थे, सोचो वो भी इतने ज्ञानी विज्ञानी थे कि उनको लगा कि ये कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं लिखी है, ये बड़े काम की चीज़ें। फिर उन्होंने उसे कलेक्ट किया, फिर उसे छपवाया और आज वो यूनिवर्सिटी सिलेबस में हायर लेवल पे पढ़ाई जा रही। तो उनकी एक कविता है, वो हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। होप इज द थिंग विद फेदर्स बाय एमिली डिकिंसन। होप इज द थिंग विद फेदर्स दैट परचेज इन द सोल। यहाँ पे जो वर्ड्स इन्होंने चूज किए हैं वो बहुत शब्द चयन जो उनका है, शब्दों का चयन, वो ध्यान देने लायक है। होप इज द थिंग विद फेदर्स। जब वो फेदर्स लिखती हैं तो समझ में आता है कि वो कोई लिविंग बीइंग है। फेदर्स यानी पंख, तो वो पंखों के साथ है, तो हमें समझ में आता है कि वो कोई लिविंग बीइंग है। और दैट परचेज इन द सोल, परचेज जब यूज किया है तो ये एक बहुत ही खास मतलब पंक्ति है। यानी कि उसने घोंसला नहीं बनाया। सोल, सोल हम सब जानते हैं, सोल क्या चीज है, आत्मा। उन्होंने उसको ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश नहीं की है। मुझ में कोई है जो मुझे देखता है, बाकी सबको भी देखता रहता है। मुझ में है कोई जो जीता है, मेरे साथ मुझसे अलग सृष्टि को निहारते हुए, ये करते हुए वो करते हुए कोई है ना, जो दृष्टा है, कोई है जो कंट्रोलर है। ऐसा सोल को लेकर छोटी मोटी बातें करीब करीब सबको समझ में आती हैं। तो यही बात यहाँ पर सोल को लेकर उन्होंने, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो उन्होंने कही है। आगे उस वो लिख रही परचेज इन द सोल। परचेज का मतलब होता है टहनी पर जाकर बैठना, पंछी का किसी किनारे पे बैठ जाना। यानी कि वो सोल में रहती है लेकिन वो कहीं और ही बिलोंग करती है, ऐसा लगता है। किनारे पे ऐसे खड़े रहना मतलब आप कहीं और बिलोंग करते हो, ऐसा फील आती है। आराम से जाके मस्ती में सो गए, मेरा घर है, लेकिन किसी और के घर में हम हमेशा इस तरह से साइड में रहते हैं। तो परचेज का मतलब ये है, वो सोल में रहती है लेकिन स्टिल शी हैज बिलोंगिंगनेस टू समथिंग एल्स। हालांकि सोल के अलावा उसके पास कोई और जगह नहीं है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, और बिना शब्दों के वो गाती रहती है। भारतीय संगीत, आलाप, तान, मुर्कियों वाला। और भारत में क्या कहा जाता है कि ध्वनि से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। 2 प्रकार की ध्वनि मानी गई। ध्वनि को नाद का नाम दिया गया है, नाद की संज्ञा दी गई है। 2 प्रकार के नाद हैं, 2 प्रकार की ध्वनि है, आहत और अनाहत। आहत जो 2 वस्तुओं को टकराने से होती है, और अनाहत जो इस वातावरण में ध्वनि है, एक पहले से है। स्पेस में सुनते हैं उसको साइंटिस्ट, ओम ओम कहा जाता है, ऐसे मानते हैं लोग, पर ध्वनि है वहां पर। ये मजाक था, लेकिन ध्वनि को इसका बेसिक इंग्रेडिएंट माना जा सकता है, जीवन के उत्पत्ति और विकास में माना जाता है। तो वो गाती रहती है एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और कभी भी नहीं रुकती है।
किसी भी मोमेंट पे। द स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड। सबसे भयानक जो ठंडी हवा आती है उसमें भी उसकी आवाज स्वीटेस्ट होती है। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म। स्टॉर्म तूफान, तूफान कितना भी भयानक हो। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड दैट केप्ट सो मैनी वार्म। वो अपनी आवाज से इसको, सृष्टि को गर्म रखने की कोशिश करती है। गर्मी, हीट, अग्नि, ऊष्मा, इनकी क्या कीमत है, ये जीवन में इनकी क्या कीमत है, इसको वही समझ सकता है जो ठंडे जगह पर रहा हो। सूरज की क्या कीमत है वही समझ सकता है जो अंधेरे में रहा हो। तो क्योंकि वो ठंडे देशों के रहने वाले लोग हैं तो वैसे भी उनके लिए ऊष्मा की कीमत है। दैट केप्ट सो मैनी वार्म, जिसने कितने लोगों को अपनी ऊष्मा में ढक रखा है, बचा रखा है, उन्हें संभाल रखा है। ऐसे तूफान में भी वो स्वीटेस्ट गाती है जो उस चिड़िया को फिनिश करने की ताकत रखते हैं। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी। चिलेस्ट लैंड का मतलब है कि एकदम हम क्या ठंड समझ सकते हैं यहाँ बैठे हुए, -20। उस ठंड में भी मैंने उसे सुना, यानी कि जहां आपकी नसें जाम होने लग जाती है, आप बिल्कुल मौत को सामने देखते हो, उस जगह पे भी मैंने उसे सुना है। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, सी समुद्र जो पुकारता रहता है, जो सिर पटकता रहता है, जिसके पास तूफान ही तूफान है, जिसके पास मौत है लेकिन जीवन के भी सारे आयाम हैं, जिसके पास एक पुकार है। तो ऐसा सी, वो भी स्ट्रेंजेस्ट, यानी कि एकदम तकलीफ वाली ऐसी जगह जहां पर सब कुछ दिखाई और सुझाई देना बंद हो जाए, ऐसी जगह पे भी मैंने सुना है, कवित्री कह रही है, येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड ए क्रम्ब ऑफ मी। एक्सट्रीमिटी का यहाँ पर मतलब है जब ठंड से आपकी नसें एकदम जाम हो जाए, आप बिल्कुल प्राण यहाँ आ चुके हो, आपके प्राण यानी गर्मी, ऊष्मा, अग्नि का प्रयाण करना। प्राण, प्राण के बहुत सारे मीनिंग है, तो वो जब प्राण यहाँ तक बिल्कुल बाहर निकलने के लिए तैयार है, उस समय भी ये मांगती कुछ नहीं, होप। तो इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति और दर्शन की कितनी सुंदर झलक मिलती है। इसके साथ ये मेरे पास में बुक है विजयदान देथा की लोकप्रिय कहानियाँ। इसमें एक पहली कहानी है आशा अमरधन। हार्डली 8 पेज की कहानी है ये, है ना, हार्डली। और 2 बच्चे हैं, भाई बहन, उनकी बायोलॉजिकल मदर की डेथ हो गई है, फादर ने दूसरी शादी की है। दूसरी पत्नी को उस आदमी की सारी कमजोरियां पता है, उसे पता है कि ये मुझे छोड़ नहीं सकता। जिसे ये पता हो कि ये मुझे छोड़ नहीं सकता, फिर वो क्या करता है, और वो उसका भी एक प्रकार का एडजस्टमेंट ही है। हम इसके गहरे में तो उन दोनों के रिश्ते पे तो क्यों जाए, लेकिन ये जो बच्चे हैं, इनके लिए तो इनके माता पिता ही सब कुछ, जीवन आधार हैं। पर माँ को वो बच्चे सुहाते नहीं, उसको तो अपना बच्चा चाहिए। गांव में सूखा है और वो गांव छोड़ देते हैं बाकी लोगों की तरह, तो बच्चों को वहीं छोड़ जाते हैं, कुछ छोटा मोटा खाने पीने का रखकर, और बंद करके चले जाते हैं कि हम शाम तक आ जाएंगे, ये क्या क्या, और 1 साल बाद आते हैं। तो वो जो उन बच्चों का जो बापू है, पिता है, वो उससे बच्चों की याद आती है, लेकिन वो
उस अपनी जो दूसरी पत्नी है उसके आगे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है। वो हालांकि अपने मन की बात कहना चाहता है, पर वो एकदम नेचुरली उसको उड़ा सकती है। उसमें इतना गुण है, शक्ति है, पावर है, ये क्वालिटी है, वो इस टाइप की है। ये सब वो बच्चे 1 साल तक इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ये कह के जाते हैं कि हम शाम को आ जाएंगे। तो बच्चे आपस में बात करते हैं कि शाम हो गई क्या? बोले नहीं, शाम कैसे होगी, माँ बाबू जी तो आए नहीं, माँ बापू आए नहीं, तो शाम तो हुई नहीं है, वो आएंगे तभी शाम होगी। फिर 1 साल बाद वो अपने बच्चे को लेकर एंटर होती है उनकी दूसरी माँ, और उसके लिए वो अपने ही दायरे में रहने वाली है। तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि उसने अच्छा किया बुरा किया। उसे पता है कि उसकी प्रकृति उससे क्या चाह रही है, वो उसी में मगन है। तो एंटर होती है जैसे ही रूम में, तो वो देखती है बच्चे तो बड़े खुश हैं, मतलब उनको देखकर। तो वो उनको फिर उन पर शाउट करती है और बच्चे प्राण त्याग देते हैं। यह है, कुदरत किसी के लिए भी आहत या संतप्त नहीं होती। वह तो अपनी मौज से अपने हर कार्य व्यापार में मशगूल रहती है। कुदरत के अपने कार्य व्यापार हैं और आशा अपना काम करती है। उसकी मौज हो तो बरसे, न हो तो सूखा पड़े। इसकी जो अंतिम पंक्ति है, आशा अमर धन, ये कहानी का नाम है। समंदरों के होठ सिले हुए हैं और बादलों के कंठ अवरुद्ध हैं। तो ये विजय दान देथा की बड़ी प्यारी सी पुस्तक है, आशा अमर धन। 2 बच्चों की कहानी है जो अपनी आशा को बचाए रखने के लिए अपनी भूख को कितना भी मार सकते हैं, या आशा ने उनका हाथ ऐसा पकड़ा कि उनके लिए भूख का कोई अर्थ नहीं रहा। ये एक बड़ी दिल को दहलाने वाली कहानी है, जीवन में रास्ता बताने वाली कहानी है, जीवन का असली चेहरा बताने वाली कहानी है। 2 चेहरे दिखते हैं इसमें, स्टेप मदर का और बच्चों का। फूड फॉर थॉट है। क्या आपने कभी ऐसे किसी बच्चे को देखा है कि जिसने एक लंबा समय कुछ नहीं खाया हो, सिर्फ उम्मीद पे जीवित रहा हो? मैंने देखा है, मैं जानती हूँ। जीवन के बड़े विचित्र रूप हैं, रंग हैं, और हमें उनका सामना करना पड़ता है, कभी अच्छा कह के, कभी बड़ा अजीब सा समझकर, पर सामना करना पड़ता है। तो आशा, होप, होप इज द थिंग बोला उन्होंने। थिंग क्यों बोला? थिंग इसलिए बोला कि हम हमारे थॉट प्रोसेस में एक जगह पे ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स के रूप में देखने लगते हैं, पर्सोनिफिकेशन। और लिविंग थिंग्स हमारे लिए, लिविंग बीइंग्स हमारे लिए थिंग्स बन के रह जाती हैं। होप इज द थिंग। यहाँ पर कवित्री अपने थॉट प्रोसेस में इतनी डीपली इन्वॉल्व है कि उसे वो एक चीज की तरह दिखती है, फिर उस चीज की वो विशेषताएं भी देखती है बाद में। बड़ी मजेदार है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार। जय भारत।